तो आज हम आपको हिंदुस्तान के एक ऐसे रहस्यमय गांव की सच्ची घटना से रूबरू करवाने जा रहे हैं जहां लड़कियां अपनी शादी की पहली रात ही अगवा हो जाया करती हैं और फिर अगले दिन एक आपत्तिजनक स्थिति में उनकी लाश मिलती है। हैरत की बात यह थी कि सैकड़ों लोगों के छोटे से आबादी के इस गांव में आखिर इन लड़कियों को कौन शिकार बना रहा है और क्या थी इसकी असली मंशा। हकीकत जानकर आप दंग रह जाएंगे। कहानी की शुरुआत तेलंगाना के ओडेला नामक गांव से होती है, जहां के लोकल रेलवे स्टेशन पर एक लड़का चाय के गिलास लेकर फाटक पार कर रहा है। तभी उसकी नजर सामने से आ रही धुंधली सी आकृति पर पड़ती है। पहले तो वो ठीक से समझ नहीं पाता, लेकिन जैसे जैसे वो उसके नजदीक आती है लड़का डर के मारे कांपने लगता है, क्योंकि ये भयानक सी दिखने वाली चीज कोई और नहीं बल्कि कीचड़ से लटपट एक लड़की थी, जिसके हाथों में किसी आदमी का कटा हुआ सर था। ऐसा लग रहा है कि मानो काली मां ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया हो। लड़का सब कुछ छोड़कर वहां से किसी तरफ भाग जाता है और ये लड़की हाथों में लिए कटे सर के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचती है। उसका ये रूप देखकर हर कोई हक्का बक्का रह जाता है और एक महिला पुलिसकर्मी तो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। लड़की कटे हुए सर को इंस्पेक्टर लक्ष्मण की टेबल पर रख देती है, परंतु वो इतने डरे हुए थे कि बस लड़की से एक ही सवाल करने की हिम्मत करते हैं कि आखिर इस शख्स का बाकी शरीर कहाँ है। जिसके बाद वो लड़की उन्हें कुएं के पास लेकर जाती है, जहां पर आदमी की लाश को उल्टा रस्सी से बांध कर लटकाया गया था। आखिरकार पुलिस को वहां लाश बरामद हो जाती है और यहीं पर हम आईपीएस अनुदीप को देखते हैं, जो इस गांव में 3 महीने की ट्रेनिंग पूरा करने के लिए आया था और यहाँ आते आते उसको अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती मिल गई। बल कौन थी ये लड़की और किसका कटा हुआ सर था उनके हाथों में, ये जानने के लिए हम 3 महीने पहले अतीत में जाते हैं, जहाँ में अनुदीप को अपनी गर्लफ्रेंड सपूर्ति के साथ देखते हैं, जो कि उसके साथ ट्रेनिंग पर जाने की जिद कर रही थी। लेकिन वो उसे समझाता है कि मैं वहां छुट्टियां मनाने ट्रिप पर नहीं जा रहा हूँ, बल्कि अपनी ड्यूटी को निभाने जा रहा हूँ। वहां ना तो ठीक से बिजली मिलेगी, ना ही शहर जैसी सुविधा होगी। वो एक गांव है जिसका नाम ओडेला है। फिर हमें गांव के एक नए शादीशुदा जोड़े से रूबरू करवाया जाता है, जिसका नाम वेंकटेश और मधु होता है। इनकी शादी 1 रोज पहले हुई थी। इसके साथ ही हमें एक और महिला राधा को भी दिखाया जाता है, जो अपने शराबी पति तिरुपति को झाड़ू से मार रही थी, क्योंकि वो रोजाना झूठ बोलकर शराब पीकर बवाल मचाता है। अब दोनों गांव में धोबी का काम किया करते थे। इसी दौरान यहाँ गांव के सरपंच अपने कपड़े इस्त्री करने के लिए देने आता है और जब वो राधा को तिरुपति को मारते हुए देखता है तो उसकी वजह पूछता है, जिस पर वो सब कुछ बताती है। तो प्रधान उसे समझाते हुए कहता है कि इतनी शराब सेहत के लिए अच्छी नहीं है, ऊपर से करके वो अपना घर बर्बाद कर रहा है। अब दूसरी तरफ हम विवेक नाम के एक लड़के को देखते हैं, जिसके पास मधु की फोटो होती है। वो उसे देखकर काफी मायूस था, जिससे साफ साफ समझ आ रहा है कि जरूर मधु की शादी हो जाने से उसे अफसोस है और इसी गम में वो अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा है। वो बेहद दुखी था और बार बार यही कह रहा था कि वो मधु के बिना जिंदा नहीं रह सकता, जिस पर उसके दोस्त समझाते हैं कि अगर वो उसकी बात मान जाता तो शायद आज मधु तुम्हारी होती। अगर तुझे जान ही लेनी है तो वेंकटेश की ले। जो सुन गुस्से में विवेक शराब का एक और घुट पीता और मन ही मन मधु को पाने की प्लानिंग करने लगता है, मानो वो उसे इतनी आसानी से अपने दूर होने जाने नहीं दे सकता। अब अगली सुबह आती है और फिर गांव के तालाब किनारे एक लाश मिलने की दहशत फैल जाती है। हर कोई उसी तरफ भाग रहा था। अनुदीप भी यहाँ पुलिस बल के साथ पहुंचता है और हमें मालूम पड़ता है कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि मधु की ही है। पहले शादी हुई थी और कल इसकी सुहागरात थी, परंतु न जाने कैसे वो घर से गायब हो गई और अब इस हालत में मिली है। तफ्तीश में मालूम पड़ता है कि मधु की जान लेने से पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया। अब यहाँ अनुदीप वेंकटेश और उसके पिता को हिरासत में लेने की बात करता है। तभी वेंकटेश अनुदीप से विवेक का जिक्र करता है, जिसने कुछ रोज पहले उन लोगों को जान से मारने की धमकी दी थी। उसके बयान के आधार पर लक्ष्मण अपनी टीम के साथ विवेक को हिरासत में लेता है और बहुत बुरी तरह मारता है। पुलिस की मार के खौफ में आए विवेक जब कोई रास्ता नजर नहीं आता तो वो मजबूरी में अपना गुनाह कबूल कर लेता और चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि हाँ, मैंने ही मधु को मारा है। अब वो भी विवेक को गवाही के लिए कोर्ट ले जाने लगता है। तभी वहां अनुदीप पहुंचता है। अब विवेक को यह आखिरी मौका नजर आता है। उसके पैरों पर वो गिरते हुए कहता है, साहब मेरा विश्वास करिए, मैंने मधु को नहीं मारा। मैं तो उससे सच्चा प्यार करता था, आखिर मैं उसे क्यों मारूंगा? अगर मुझे किसी को मारना ही होता तो मैं वेंकटेश को मारता। मधु तो मेरी जिंदगी थी। अब अनुदीप भी सपूर्ति से प्यार करता था। कहीं न कहीं उसे विवेक की आंखों में मधु के जाने का गम सता रहा है। अब विवेक को छोड़ने की वजह से लक्ष्मण उल्टा उसके ऊपर गुस्सा हो जाता और अनुदीप से कहता है, सर आप भले ही बाहर से पढ़ लिख कर आए हो, लेकिन मुझे आपसे ज्यादा तजुर्बा है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इसी ने मधु को मारा है। इस पर अनुदीप उसे समझाता है कि ये लड़का बेकसूर है, क्योंकि मधु पर जिसने वार किया था वो राइट हैंड से अंजाम दिया गया था और विवेक एक लेफ्टी है। और तो और हत्यारे के पैर पर निशान, विवेक के पैरों पर कोई निशान नहीं है। जिसके बाद विवेक को उसके घर जाने दिया जाता है। साथ ही जिस अंदाज में अनुदीप इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, ये देखकर उसके सभी साथी बहुत चक्का हो जाते हैं।
इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं कि अचानक पुलिस स्टेशन की घंटी बजती है। लक्ष्मण फोन उठा तो दूसरी तरफ एक और खौफनाक खबर सुनने को मिलती है। असल में गांव में एक और लड़की का खून हो गया और हैरत की बात यह थी कि न केवल मधु की तरह इसके साथ दरिंदगी की गई थी, बल्कि एक ही दिन पहले इस लड़की की शादी हुई थी। अब अनुदीप का दिमाग चकरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये कौन है जो शादी के तुरंत ही बाद लड़कियों को अगवा करता है, फिर उनके साथ गलत काम करके उन्हें मार देता है। अब रात में सपूर्ति से बात करने के दौरान वो उनसे गांव में हो रही घटनाओं के बारे में बताता है। फिर सपूर्ति उससे पूछती है, क्या तुम्हें मौका वारदात पर कोई सुराग नहीं मिला? ये सुन अनुदीप को याद आता है कि उसने तो वहां पर कोई तफ्तीश ही नहीं की और सारा का सारा काम धाम छोड़कर एक बार फिर से घटना स्थल पर पहुंचता है, जहां पर खुशकिस्मती से उसे एक मोबाइल फोन मिलता है और ये फोन उसी लड़की का होता है जिसकी मौत हुई थी। अब वो फोन को खोलता है, उसमें एक वीडियो नजर आती है जिसमें किसी की शक्ल तो नहीं आती लेकिन खूनी की आवाज रिकॉर्ड हो गई थी, जहां वो लड़की से पूछ रहा है कि उसे रात में उसके पति ने सुहागरात में उसके साथ क्या क्या किया, उसे कहां कहां टच किया और फिर कुछ इसी अंदाज में वो उसके साथ भी वही करने की कोशिश करता है। इसके बाद मौत के घाट उतार कर वहां पर उसे चला जाता है। अब अगले दिन से पुलिस इस आवाज को पूरे गांव में हर आदमी से पता लगवाने पर कोशिश में लग जाती है। इस बीच वो ये रिकॉर्डिंग लेकर राधा के घर में पहुंच जाते हैं, जहां तिरुपति इस आवाज को कहीं न कहीं वाकिफ था। वहीं उसका भाई चंदू तो उस रिकॉर्डिंग को जैसे ही सुनता है वो खौफ में आ जाता है। आंखों में डर साफ साफ नजर उसके आ रहा था और पुलिस इसे भाप लेती है, लेकिन बिना कुछ बोले वो उसके पीछे नजर रखने लगती है। एक रोज उनके हाथ चंदू का दोस्त शंभू लगता है और उसे पुलिस स्टेशन लाकर वॉइस रिकॉर्डिंग करने के लिए कहा जाता है। हालांकि शंभू की आवाज हथियारे से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही थी। तभी शंभू का वकील आकर इन्हें इस बात का सबूत देता है कि जिस रात उन दो लड़कियों का कत्ल हुआ वो भी गांव में नहीं था, जिसके बाद अनुदीप को उसे छोड़ना पड़ता है। कुछ रोज बाद हम गांव के सरपंच को थाने में आकर देखते हैं, जहां वो अपनी बेटी की शादी का कार्ड लेकर आए थे। अब अनुदीप उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि अभी तो हालात इस गांव में बहुत खराब है, अब अपनी बेटी की शादी कुछ दिन के लिए टाल दीजिए। लेकिन सरपंच उसकी एक भी नहीं सुनने को तैयार था। उल्टा अपना धौस दिखाते हुए कहता है, किसी की इतनी हिम्मत है कि मेरे परिवार के ऊपर आंख उठाकर देख सके? मेरी बेटी की शादी उसी दिन होगी जिस दिन उसकी तय हुई, अगर किसी में दम है तो रोक कर दिखाए। जिसके बाद हम सरपंच की बेटी की शादी होते हुए देखते हैं। शंभू इस शादी में फोटोग्राफर का काम कर रहा था और जिस तरह वो उसे देख रहा था, न जाने क्यों दाल में कुछ काला नजर आ रहा। वेल, खुशी खुशी शादी हो जाती है और सब कुछ ठीक से बीत जाता है। अगले दिन सरपंच की बेटी अपनी एक दोस्त को छोड़ने के लिए स्टेशन जाती है। पुलिस वाले भी उसके पीछे पीछे नजर रखते हैं, लेकिन अचानक उनके सामने दूसरी तरफ से ट्रेन नजर आती है और जब ट्रेन निकल जाती है तो सामने बेंच पर सरपंच की बेटी कहीं नजर नहीं आती। हालांकि उसकी सहेली वहीं सामने बेंच पर बेहोश पड़ी थी। पुलिस वाले पूरे गांव में हाई अलर्ट कर देते हैं। अनुदीप भी बिना समय गवाए वहां पहुंचता है। वहीं दूसरी तरफ हत्यारा आपको सरपंच की बेटी के साथ भी दरिंदगी कर उसे मार डालता है। वो चुपचाप जाकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार वो अनुदीप की निगाहों में आ चुका था। झाड़ियों के पीछे अनुदीप को किसी की आवाज आती है और वो चालाकी से एक और पत्थर उठाकर उस पर मार देता है, जिससे कि हत्यारा वहीं गिर जाता है और हमें मालूम पड़ता है कि यह मुजरिम कोई और नहीं बल्कि तिरुपति का भाई चंदू है। बस फिर क्या था, पुलिस वाले चंदू को हिरासत में लेकर उसकी खूब पिटाई करते हैं। तभी यहाँ सरपंच पहुंचता है और लक्ष्मण से चंदू को उसके हवाले करने को कहता है। वो इसके बदले उसे घूस देने की बात कहता है, जो सुनकर लक्ष्मण का मन बदल जाता है और पैसों के लालच में आकर वो उसे सरपंच के हवाले कर देता है। असल में दोस्तों, अपनी बेटी के हत्यारे को सरपंच खुद अपने हाथों से सजा देना चाहता था और इसीलिए उसने पूरे थाने तक को खरीद लिया सिवाय अनुदीप के। कुछ देर बाद जब अनुदीप वहां पहुंचता है तो उसे इस बारे में पता चलता है। वो लक्ष्मण को काफी सुनाता है, लेकिन लक्ष्मण को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई और उसकी शादी की फिक्र थी। आखिर उस पुलिस की नौकरी में उसे मिलता ही कितना है। कुछ ही देर बाद वहां पर राधा और उसका पति तिरुपति आते हैं, जो अनुदीप के सामने चंदू को छोड़ने की दरखास्त करते हैं। राधा कहती है कि मेरा देवर ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आप लोगों को जरूर कोई गलती हुई है, एक बार मुझे कम से कम उसे मिलने तो दीजिए। अनुदीप उन्हें बताता है कि चंदू यहाँ पर नहीं, कुछ ही देर पहले सरपंच उसे यहाँ से लेकर गया। वही हम सरपंच को देखते हैं, जो चंदू को अपने गोदाम में लाकर बहुत ही बेरहमी से मार रहा था। तभी वहां राधा और तिरुपति पहुंचते हैं और चंदू को छोड़ने की विनती करने लगते। अब सरपंच कहता है कि तुम लोग परेशान बिल्कुल मत हो, मैं इसे इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। इसने मेरे जिगर के टुकड़े को मारा है और जब तक इसके शरीर का कतरा कतरा अपने गुनाहों की माफी नहीं मांग लेता, तब तक तो मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। फिर वो दोनों सरपंच से उनके भाई को छोड़ने की भीख मांगने लगते हैं, जिस पर गुस्से में आकर सरपंच राधा को गलत तरीके से छूने लगता है और ये देखकर तिरुपति भड़क जाता है। तो सरपंच कहता है, पत्नी को छू दिया तो तुम्हारा ये हाल है, जरा सोच कर देखो मेरी बेटी के साथ तुम्हारे भाई ने क्या सलूक किया होगा।
उस पर मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी। मैं आखिर बार कह रहा हूँ कि अच्छा होगा तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना मेरे हाथों से कुछ बुरा हो जाएगा। कई दिन बीत जाते हैं और तभी एक रोज सरपंच के पास अनुदीप का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि इस गांव में एक और नवविवाहित लड़की का खून हुआ है। यकीनन हमसे वहां पर कोई गलती हुई है जिसकी वजह से चंदू फंस गया। अच्छा होगा कि आप उसे उसके घर छोड़ दे, वरना आप अपनी बेटी के कातिल को मारने के चक्कर में एक निर्दोष इंसान को मौत के कारण बन जाएंगे। अब यहाँ सरपंच को अपनी गलती समझ में आ जाती है। वहीं चंदू को लेकर सीधा वो राधा के घर पहुंचता है और उसकी मरहम पट्टी करवा कर कुछ पैसे देकर अपनी गलती की माफी मांगता है। वहीं शाम को जब सपूर्ति अनुदीप को कॉल लगाती है तो आज वो काफी परेशान नजर आ रहा था। वो जब इसका कारण पूछती है तो वो बताता है कि आज फिर गाँव में एक खून हुआ है और हम लोग अभी तक कातिल को पकड़ नहीं पाए। वाकई मैं इस नौकरी के लिए नहीं बना हूं। अब इस पर सपूर्ति कहती है कि चलो फिर हम दोनों मिलकर उस हत्यारे को पकड़ते हैं, मेरे पास इसके लिए बहुत ही बढ़िया प्लान है। फिर वो उसे बताती है कि मैं गांव आ रही हूँ, वो दोनों साथ में शादी करेंगे, इसके बाद खूनी मुझे मारने के लिए जरूर आएगा और तुम उसे अपने चंगुल में फंसा कर पकड़ लेना। वेल सपूर्ति का ये आइडिया कमाल का था, लेकिन अनुदीप उसकी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहता। वो इसके लिए कई बार मना भी करता, लेकिन काफी सोचकर वो हामी भर देता है। अगली दिन हम अनुदीप को जिले में एक लोकल न्यूज चैनल पर देखते हैं। वो वहां खुलेआम सबसे कहता है कि वो कुछ ही दिन में शादी करने वाला है। अगर सच में खूनी में दम है तो वो मेरी पत्नी को अगवा करके दिखाए। जिसके कुछ ही दिनों बाद सपूर्ति और अनुदीप एक साथ शादी के बंधन में बन जाते हैं। शादी समारोह में शंभू भी मौजूद होता है, जो यहाँ पर सपूर्ति की फोटो खींच रहा था और उन फोटोज को खींचने के बाद अपने दोस्त चंदू को फोन करके पुलिस वाले की पत्नी की बेइंतहा तारीफ करता है। शादी होने के बाद जब वो दोनों अपने घर पहुंचते हैं तो गेट पर एक चिट्ठी मिलती है, जो किसी और की नहीं बल्कि खूनी की थी। उसमें लिखा था कि मैंने तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और तुम्हारी शादी मुबारक हो। ये पढ़कर जहां अनुदीप को अपनी पत्नी की थोड़ी सी चिंता सता रही थी, तो वहीं उसे इस बात की भी खुशी थी कि आखिरकार हत्यारे से दो हाथ करने का मौका तो मिला। उसी रात हम चंदू, शंभू और तिरुपति को एक साथ उनके घर पर शराब पीते देखते हैं। यहाँ पर भी नशे में धुत शंभू सपूर्ति की खूबसूरती की तारीफ करता जा रहा था। चंदू भी गुस्से में अपने जख्मों का बदला लेने के लिए जिक्र करता है, लेकिन वो लोग हकीकत में क्या करने वाले हैं इसका अंदाजा भी किसी को नहीं है। अब रात में जब राधा अपने कमरे में सो रही थी, तभी अचानक चूहे की खटर पटर की वजह से एक बक्सा ऊपर से नीचे गिर जाता है। राधा की नींद टूट जाती है और बक्से को खोलकर देखती है तो उसमें ढेर सारी औरतों के अंडरगारमेंट होते हैं और तो और काफी सारे गहने भी थे। हैरत की बात यह थी कि इनमें से कोई भी उसका सामान नहीं था। इसे देखकर राधा बेहद घबरा जाती है और उन जेवरातों में से उसे एक अंगूठी सरपंच की बेटी की भी दिखाई देती है। वो सीधा उसे लेकर सरपंच के पास पहुंचती है और उसे पूछती है कि क्या वो अंगूठी उसकी बेटी की है। अब सरपंच उसे देखते ही पहचान लेता है, कहता है कि हाँ ये मेरी बेटी की है। लेकिन हुआ क्या है, राधा कुछ भी ना बताकर वहां बाकी गहनों को उन सभी परिवार वालों के पास लेकर जाती है जिन जिन ने अपनी बेटियां खोई थी। अफसोस कि वो सभी अपने गहनों को पहचान लेते। अब ये जानकर मानो राधा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो घर जाकर देखती है तो चंदू और तिरुपति दोनों घर पर नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ तिरुपति अनुदीप के घर पर काम करने के लिए आता है तो अनुदीप उससे कहता है कि अंदर कुछ कपड़े धोने के लिए रखे हुए हैं, तुम उन्हें लेकर चले जाओ। अब यहाँ अनुदीप के पास राधा का कॉल आता है और उसे पूछती है कि क्या तिरुपति वहीं पर है, तो वो बताता है कि नहीं, वो यहाँ से कपड़े लेकर निकल गया। जिस पर डरी सहमी राधा कहती है कि आप जाकर कमरे में देखिए सपूर्ति मैडम वहाँ है या नहीं। वो कमरे में जाता है तो उसकी पत्नी वहां उसे कहीं नजर नहीं आती, जिस पर राधा जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि वो कातिल कोई और नहीं बल्कि मेरा पति तिरुपति है। उसी ने उन सारी लड़कियों का खून किया है। यानी कि जब तिरुपति कमरे में कपड़े लेने गया तो उसने सपूर्ति को बेहोश करके अगवा कर लिया। वह यहाँ पर उसका बांडा फूट जाता है और तिरुपति असली खूनी है ये तो पता चल चुका था, मगर राधा अभी भी समझ नहीं पा रही है कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रहा है। इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, परंतु वो उसे कहीं दिखाई नहीं देता, ना घर में, ना खेत में, ना ही गांव में। अब कोई सबूत ना लगने से तिरुपति के कपड़े वो अपने कुत्ते को सुंघाती है और फिर उनके जरिए एक सूखे कुएं तक पहुंच जाती है, जहां पर नीचे तिरुपति सपूर्ति के साथ जबरदस्ती कर रहा था। राधा ऊपर से उसे आवाज लगाती है और कहती है कि उस लड़की को छोड़ दे, और ऊपर आकर वो बताए कि आखिर ये सब वो कर क्यों रहा है, उसमें क्या कमी रह गई। जिस पर गुस्से में लाल पीला तिरुपति ऊपर आकर कहता है कि इन सब की वजह तू ही है, तब से तुम्हें मुझ में सिर्फ कमियां नजर आई। शादी के पहले दिन तुमने मुझे साफ साफ कह दिया कि ये शादी तुम्हारी मर्जी के बगैर हुई है। तुमने कभी भी मुझे अपने नजदीक नहीं आने दिया, हर बार एक नया बहाना बताया, जिसमें पिछले 10 सालों से मैं आज तक कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं सोए। आखिर ऐसे क्या कमी थी मुझ में, तुम्हारी वजह से मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं नामर्द हूँ। यहाँ तक कि तुम्हारे नजदीक आने से भी मैं घबराने लगा, हाथ पैर फूलने लगे, मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं एक आदमी हूँ। लेकिन एक रोज जब मधु की शादी के बाद मैंने उसे रात में अपने पति के साथ सुहागरात मनाते देखा, मेरे अंदर की इच्छा जाग गई और फिर मैंने उसे अगवा करके
खुद की प्यास बुझाई। बस वहीं से ये सिलसिला शुरू हो गया। तिरुपति ये कहते हुए पागलों की तरह जोर जोर हंसता है और सपूर्ति के पास वापस से चला जाता है तो वो उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है, जिस पर राधा का सारा शरीर कीचड़ से लथपथ हो जाता है। फिर वो गुस्से में आकर नजदीकी मौजूद एक कुल्हाड़ी से अपने पति का सर धड़ से अलग कर देती है। फिर अपनी साड़ी देकर सपूर्ति की लाज बचाती है और खुद पति के कटे हुए सर को लेकर रेलवे ट्रैक से होते हुए पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि हमारी कहानी का वही शुरुआती दृश्य जहां से इन सब चीजों की शुरुआत हुई थी। और इसी के साथ ही हमारी कहानी का यहीं पर अंत होता है। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।